आज कॉलन क्लासिफिकेशन पद्धति के अंतर्गत हम मैथमेटिक्स यानी कि गणित चैप्टर के जो वर्गांक है वो हम हल करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है कैनोनिकल डिवीजन। कैनोनिकल डिवीजन का अर्थ ये है कि प्रमाणिक वर्ग। जैसे गणित एक है, गणित को भी और टुकड़ों में बांट दिया। जैसे हम अंक गणित बोलते हैं वो अर्थमेटिक है, उसके लिए B1 दिया है। अलजेब्रा जो बीज गणित होती है उसके लिए B2 है। एनालिसिस B3 और ट्रिग्नोमेट्री जिसको त्रिकोणमिति हम कहते हैं, जिसको हम सभी ने 9वीं और 10वीं में पढ़ी है, वो है। ज्योमेट्री, ज्यामिति, ये मैकेनिक्स, जो मतलब मैकेनिकल संबंधी जो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो वो कैलकुलेशन वगैरह होती है वो मैकेनिक्स है। ये फिजियो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब जो खगोल शास्त्र होता है वो इसमें ये मेन वर्गांक दिए। बाकी इसमें आगे धीरे धीरे एक एक का डिटेल वर्गांक दे रखा है। बाकी इसके जो नोट्स है तो इसमें जैसे गणित को उसकी विशेषताओं पर आधारित न करके कोई प्रमाणिक वर्ग के आधार पर इनको विभाजित किया। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे B1, B2, B3, B9 तक इसमें ये दिए हुए। उनके भी सूत्र अलग अलग दिए हुए। जैसे B1 के है, B2 के अलग अलग सूत्र इसमें इनके दिए हुए। जैसे अब जैसे अपन पहले मान लो ले लेते, जैसे B1 अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित। अब इसमें सीधा एक सवाल आता है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स आ जाता है, या ये इंटीगर जो पूर्णांक होते हैं वो थ्योरी ऑफ नंबर। सीधा हूबहू सवाल कंपटीशन में आ जाता है। वो सब कंपटीशन का नाम आ गया, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 नंबर का सीधा आंसर थ्योरी ऑफ नंबर्स, तो उसका B13 हो जाता है। या उसमें फिर ये प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर है, और नीचे आप इसमें देखेंगे ये इसका P2 पार्ट में जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन है या डोफान्टाइन इक्वेशन है, और उसमें कुछ और ऐसा कोई हो तो कालक्रम विधि से, जैसे किसी ने कोई रूल बनाया हो, कोई नियम बनाया हो, तो उसको कालक्रम यानी जिस वर्ष में ये नियम बनाया उस वर्ष का वो सन हम लिखते हैं। जिसे इसमें वो बना हुआ पड़ा है ऑटोमेटिक, अपन को कोई बस ऐड ही करना। जैसे 3 के पेल्ज इक्वेशन का है, और एक और नीचे इसमें फर्मेट द लास्ट थ्योरम, और ये गोल्ड गोल्ड बैच थ्योरम। अब ये ज़्यादा चीज़ें जो गणित जिनका मूल विषय है उनको ये चीज़ें ध्यान में रही होगी, लेकिन अब हम वर्गीकरण दृष्टि से इनको हम देख रहे हैं। अब कुछ सवाल भी है वो हम हल करते हैं कि इसमें किस तरह के सवाल आए हुए हैं, किस तरह के बनते हैं। जैसे B13 मैंने जो पहले आपको बताया, इंटीगर यानी पूर्णांक या थ्योरी ऑफ नंबर, तो सीधा ये बिल्कुल छोटा सा सवाल आता है। जैसे सवाल आ गया नंबर डिफाइंड बाय फैक्टर प्रॉपर्टीज, तो इसमें हम इसका वर्गांक देख लेते हैं। ये B13 है, और ये नंबर डिफाइंड बाय ये फैक्टर प्रॉपर्टीज, तो B13, और सीधा यहाँ से 2 ले लिया। इसका वर्गांक ऐसे बनाए। अब आगे डिफाइंड बाय पार्टीशन प्रॉपर्टीज, तो पार्टीशन प्रॉपर्टी का क्या है, ये पार्टीशन प्रॉपर्टीज का 5 B31 सीधा वह सवाल वहां से मिल जाता है। कहने का मतलब जो वर्गांक है सीधा हमें यहाँ पर मिल जाता है। कुछ और सवाल आगे, अब जैसे इसमें सेकंड जो P है, P2 के दिए हुए। अब जो मैंने जो आपको पहले बता दिया, कालक्रम विधि जिन CD से उसमें कोई थ्योरम हो सकती है या कोई इक्वेशन जो समीकरण हो सकता है, वो आविष्कार जिस तिथि को या जिस वर्ष हुआ उसी के आधार पर उसका वर्ष वो लिया जाता है। अब जैसे एक सवाल में ये हमने ले लिया है कि सेट थ्योरी या प्राइमेलिटी डिविजिबिलिटी यानी जो भाजकता जिसको अपन कहते हैं, वो उसका अगर मान लो ये सवाल आए तो कैसे लेना है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये प्राइमेलिटी एंड डिविजिबिलिटी लिया हुआ। अब ये डिविजिबिलिटी या भाजकता किसमें, इसके P2 में, तो इसका जो बेस क्या बन जाएगा B13, और ये P2 कोमा लगेगा 1, B13 कोमा 1, B13 कोमा 1 1 है, चेक कर लेते बार। हाँ 1 ठीक है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है,
2 दिया हुआ है, और ये मतलब थ्योरी का मतलब ये थ्योरी ऑफ नंबर से सेंस हो गया। तो ये P13 और डिस्ट्रीब्यूशन का है 2, तो कॉमा 2, ये P2 में, P2 के लिए आप सूत्र को भी देख लेवे, कॉमा 2, तो इसका वर्क हो जाएगा B13 कॉमा 2। इसी तरीके से ये दिया हुआ है डियोफेनाटाइन इक्वेशन, तो वापस में हम जाएंगे, ये डियोफेनाटाइन इक्वेशन का 3 है, तो ये 3। अब एक चीज आपको ये मतलब दिमाग में सवाल आ रहा होगा या अभी ये नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपको एक ऐसे लग रहा होगा कि अभी ये जैसे हमने तो सीख रहे ये चीज़ें हमारे सामने है। मान लो कि अभी हम अपने स्तर पे प्रैक्टिस करें या कोई ऐसा पेपर सॉल्व करें, ये हमें चीज़ मिले ही नहीं, मान लो एक उदाहरण के लिए, तो आप इसके जस्ट मतलब लास्ट में ही पेज नंबर 2.125 पे इसकी अल्फ़ाबेटिकली डिक्शनरी दी हुई है। यानी कहने का मतलब ये आपको डाइफेंटाइन इक्वेशन आप ढूंढेंगे तो आपको सीधा ये इसका वर्गांक वहाँ से दे देगा, तो आपको ये पता चल जाएगा इसकी मेन क्लास बी वाली सी। ये पीछे डिक्शनरी है, उसको 2-4 दिन बाद मैं आपको गहराई से बताऊंगा, क्योंकि अभी तो हम जैसे हम सीख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन कई बार ये चीज़ें आ जाती है, तो उसका अंदाजा हम वहाँ से लगा सकते हैं। तो ये भी हमें इसमें सुविधा दी हुई है। अब जो एनर्जी पार्ट वाले कुछ सवाल है, जैसे जो पेल्ज इक्वेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, उसके B13 की है, जो पेल का जो नियम है, ये पेल्ज इक्वेशन जो गणित जिनका मूल विषय है वो इनको गहराई से पढ़ते होंगे, तो इसमें ये दिया हुआ है, तो उसके B13, अब ये P2 में कॉमा 3 इसमें लगा हुआ। अब एक इसका एक सवाल आया हुआ है जो यूनिवर्सिटी वाली बुक में, कि ये सवाल बना कैसे, अल्जेब्रिक मेथड ऑफ पेल्ज इक्वेशन ऑफ हाईली कंपोजिट नंबर्स। तो ये हाईली कंपोजिट नंबर, ये रहा लिखा हुआ हाईली कंपोजिट नंबर, ये इसका बेस क्या रहेगा, B13 और 21। तो पहले तो आप B13-21 लगा देंगे, B13-21। उसके बाद ये कोई चीज़ क्या है, ये पेल का क्वेश्चन का कॉमा 3 के, कॉमा 3 के कैपिटल। अब हमें एल्जेब्रिक मेथड देखना है। ये अल्जेब्रिक मेथड, ये इसके एनर्जी पार्ट में 2 है, तो कॉलन लगा के हम 2 लिख देंगे, कॉलन लगा के 2, ये इसका आंसर है। उसके बाद से कुछ और ये सवाल पढ़ा है, इंक्लूडिंग पार्टीशन, उसका B13,5 है, ये भी आपको समझा देता हूँ। ठीक, ये B13 और ये पार्टीशन का इसमें ये दिया हुआ पड़ा है, ये 5 इंक्लूडिंग पार्टीशन, ये चीज़ें बेसिक है, कभी कभार ये आपका परीक्षा में भी कहीं भी आपको इसका सामना करना पड़ सकता है, यानी कि इसके बेसिक सवाल इस तरीके से आते हैं और इस तरीके से हल किए जाते हैं। आगे चलते हैं, और उसमें कुछ और भी ये जैसे ये उदाहरण दिए हुए पड़े हैं, जैसे गोल्ड बेज थ्योरम ने इसे पेल इक्वेशन के नीचे देखी थी, ये बने बने हुए पड़े। गोल्ड बेज थ्योरम का 5L है और फॉर्मेट का 5K है। अब एक सवाल दिया हुआ पड़ा है, तो वो B13 और फिर ये 5L इसमें जोड़ दिया है उस सवाल में वर्गांक बनाने के लिए। अब ये जियोमेट्रिकल मेथड ऑफ प्राइम नंबर, तो सबसे पहले प्राइम नंबर का हम वर्गांक लेंगे। प्राइम नंबर का वर्गांक ये है 1, तो बेस नंबर क्या हो गया, B13, और ये एक सीधा जुड़ जाएगा, B131 हो जाएगा, B131। अब हमें चाहिए ये जियोमेट्रिकल मेथड, और जियोमेट्रिकल जो
ये जियोमेट्रिकल जो मेथड है ये इसके एनर्जी पार्ट में, ऊर्जा पक्ष में है, तो कोलन लगा के 6 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये सवाल कुछ हल किए हुए ये है बड़े। ठीक, अब इसके और उदाहरण है, जैसे ये सवाल मतलब जनरली है, जैसे एलिमेंट्री अर्थमेटिकल मेथड, तो एनर्जी पार्ट का 1 है और थ्योरम एल्जेब्रिक मेथड का 2 है। ये एल्जेब्रिक का मैंने एक ऊपर हल कराया आपको, मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी का भी एक ऊपर हल कराया। तो उसी तरीके से ये भी 15, 16, 18 इनके भी ये इस जो वर्गांक है वो बन जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एल्जेब्रा में। एल्जेब्रा जिसको बीज गणित कहते हैं, तो इसमें भी जैसे एलिमेंट्री एल्जेब्रा के भी की से फंडामेंटल के 213 ये बने बने पड़े, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो अनुपात समानुपात है उसके 200 भी 215 है। प्रोग्रेशन, परम्यूनेशन, कॉम्बिनेशन, ये कंटिन्यूड, फ्रैक्शन, ये सारे जो बीज गणित के ही है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन मैंने 2-2 नंबर का सीधा यहाँ से पूछा जाता है, इस तरह इसमें चीज़ें ये दी हुई है। और इसमें क्या है, ये इसमें भी सिंपल है, क्वाड्रिक है, तो उसमें कई बार क्यूबिक एल्जेब्रा है या सिंपल एल्जेब्रा, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो हम इनके कुछ सवाल देख लेते हैं तो ताकि हमें समझ में आ जाए। चलो ये सवाल कुछ पढ़े, ये भी आपको मैं हल करा देता हूँ। ये सवाल है प्राइमलिटी एंड डिविजिबिलिटी ऑफ एल्जेब्रिक नंबर। ये एल्जेब्रिक नंबर है B15। और प्राइमलिटी वगैरह ये है, ये कहाँ से लिया जाएगा, ये B13 से ये लिया जाएगा। तो उसका क्या प्राइमलिटी एंड डिविजिबिलिटी का क्या है, 1 है तो कोमा लगा के 1 लिखेंगे। उसी तरीके से लिया जाएगा, यानी कि ये वर्गांक यहाँ से अगर कोई आता है तो वो सीधा इसमें लिया जाएगा, यानी रूल वगैरह ये का ये सेम टू रहेगा। तो कोमा लगा के 1 लिख देंगे। ये है कॉम्प्लेक्स एंड हाइपर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये B16। अगला सवाल था ट्रांस ट्रांसेंडेंटल नंबर, ये B18। ये छोटे से और सीधा का सीधा आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछ लेते आए। अब इसमें भी इसका जो सूत्र है वो आपको ध्यान में रखना है। ये B2 है और B25 हायर एल्जेब्रा है। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए जैसे बाइनरी एल्जेब्रा, तो ये B25 से ही सीधा है। ये हायर एल्जेब्रा है, बाइनरी का क्या है 2 है, तो B25 ये P पार्ट में, तो B25 और ये 2 हो जाए, यानी B252 हो जाएगा। अगला है क्वार्टरली क्वार्टरली एल्जेब्रा। क्वार्टरली का क्या है, क्वार्टरनरी 4 है, तो B25 और 4 यानी B254।
अब इसका जो P2 पक्ष है, लीनियर अलजेब्रा वगैरह, वो भी हम देख लेते हैं। ये सवाल मैंने किया वही सेम टू सेम है, लीनियर हायर अलजेब्रा। अब इसमें और आगे बांटा गया है, ये P2 में है, और हायर अलजेब्रा के B25 है, और लीनियर का P2 में 1 है, तो B25 कोमा 1 हो जाएगा। और क्यूबिक हायर अलजेब्रा, क्यूबिक क्या क्या है, 3 है, B25, 3, इस तरीके से ये वर्गांक। अब इसका एनर्जी पार्ट में क्या क्या है, इसकी एनर्जी पार्ट में आप इसमें देखेंगे कि स्पेशल इनवेरिएंट एंड या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इनवेरिएंट है या ट्रांसफॉर्मेशन है। अब कोई भी आ जाए, हम इसका वर्गांक आराम से बना सकते हैं। जैसे स्पेशल इनवेरिएंट है, स्पेशल इनवेरिएंट का क्या है, एनर्जी पार्ट में 18, और ये B25 एनर्जी पार्ट 18, B25:18। अगला सवाल है क्वाड्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें दो ही चीज़ें जो एनर्जी पार्ट में, या तो इन्वेरिएंट आएगा या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। स्पेशल इन्वेरिएंट का क्या है, 38, B25:38, इस तरीके से ये। एक और सवाल में है, स्पेशल इन्वेरिएंट ऑफ क्यूबिक टेरेनरी। हाँ बोलो। सिमुल्टेनियस क्वाड्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमुल्टेनियस का है ये 33 और 2, 332। अब इसके आगे P2 पार्ट में क्या है वो देखते हैं। क्वाड्रिक का है 2, P2 में 2। ये सवाल दिया हुआ है, ऑर्डिनरी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर कहाँ से लिया है, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ये इसके P3 का है। ऑर्डिनरी का 1 था, तो भी 30। अब अगला इसके P2 में P3 में हमें मिलेगा। अब इसमें ऑर्डिनरी हमने ले लिया, लीनियर है फर्स्ट ऑर्डर, ये हमें लेने हैं। लीनियर का P2 का 1 है, और फर्स्ट ऑर्डर का भी P3 में 1 है, तो कोमा लगा दिया 1, और फिर वो कोमा 1। तो ये
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का 331 हो गया, और लीनियर का इसमें P2 में फर्स्ट, और P3 का जो फर्स्ट ऑर्डर का भी ये फर्स्ट, वो हमने ये यहाँ से ये P3 का इसमें मैंने ये लिया है। अगला सवाल, सिमुलटेनियस क्वाड्रिक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। ये सेकंड ऑर्डर का 2 है, और ये क्वाड्रिक का भी 2 है, और पीछे इसमें देखते हैं सिमुलटेनियस का 2 था तो 332 हो जाएगा। और इसमें क्वाड्रिक और सेकंड ऑर्डर हमें देखना है। क्वाड्रिक का 2 है और सेकंड ऑर्डर का भी 2 है, तो ये P2 का है और ये P3 का, दोनों के लिए कोमा लगेगा। कोमा 2 क्वाड्रिक का, कोमा 2 सेकंड ऑर्डर का। अगला, थ्योरी ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल तो इसमें सारा आ गया, और इक्वेशन का ऑर्डिनरी है तो ये सीधा एक आ जाएगा, यानी कि इसके बन जाएंगे ये B331। ये इक्वेशन इसमें आ गया। थ्योरी का हम इसमें सेंस, हम कई चीज़ें इसमें मान ली जाती है, तो थ्योरी का स्पेशल नहीं है, तो B331। डिफरेंस इंटीग्रल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर। ये डिफरेंशियल इंटीग्रल का सारा हो गया आपके B33, और ऑर्डर का आगे है ये फर्स्ट ऑर्डर, फोर्थ का 4 ही है, वो P3 में तो कोमा लगेगा, और फोर्थ का 4। नंबर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी का B331 था, दोबारा हम देख लेते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। ये ऑर्डिनरी का 1 है, सिमुलेटेशन का 2 है, टोटल डिफरेंस का 3 है, इस तरीके से। तो ये B331 हो जाएगा, यानी B331 हो जाएगा। उसके बाद ऑर्डिनरी था या लीनियर जो भी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल सेकंड इक्वेशन। बाकी एक इसमें चीज़ इसमें ये नहीं दी हुई है, वो मैं आपको इसमें बता दूं। जैसे लीनियर वाली इसमें नहीं है, ये नॉर्मल ही है, तो इसमें हम लीनियर हम लेंगे, तो कोमा लगा के 1 लिख देंगे। अब बाकी वाले ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर में मिल जाएंगे। सेकंड का है 2, कोमा लगा के 2 लिख देंगे, और उसमें पूरा सवाल नंबर सॉल्यूशन है। ये नंबर सॉल्यूशन है, इसका एनर्जी पार्ट ये हो जाएगा 1। फॉर्मूला सॉल्यूशन हो सकता है, सिंगुलर सॉल्यूशन हो सकता है, और
न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का एक है। अगला ग्राफिक सॉल्यूशन, वो ग्राफिक सॉल्यूशन यहाँ से लिया है, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक टोटल डिफरेंशियल सिक्स्थ डिग्री इक्वेशन। ये टोटल डिफरेंशियल का ये 3 है, तो बी 333 हो जाएगा। उसके बाद ये क्यूबिक था, ये क्यूबिक है तो क्यूबिक का P2 में 3 आ जाएगा। और 6 डिग्री है तो 6 डिग्री का या 6 ऑर्डर का 6 आ जाएगा। डिग्री या ऑर्डर एक ही चीज़ है। एनर्जी पार्ट में जो इसका ग्राफिक सॉल्यूशन है उसका है 6। ये एनर्जी पार्ट का है 6। ये थोड़ा टफ सवाल था। अब अगले जो 2037 रियल वेरिएबल वगैरह उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं वो अपन देख लेते हैं। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे जो गणित पढ़ता है उसको ये चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि उसका डेली लाइफ में ये चीज़ें यूज होती रही तो उसको शब्द वगैरह याद रहते हैं। बाकी हमें जो वर्गीकरण नॉर्मल जो भी आर्ट्स का या दूसरा कोई होता है तो उसको ये चीज़ें एक दो बार देखनी पड़ती है। ये रियल वेरिएबल में ये सिंगल वेरिएबल या टू वेरिएबल, और उसमें भी ये अलग अलग जो थ्योरम कहें या सिद्धांत कहें वो ये कॉची का रीमैन का ये इसमें जो कालक्रम विधि से बना हुआ पड़ा है वो हमें यहाँ से लेना है। वो इसमें आगे देखते हैं। अब ये इन दोनों में एक ये सेम टू सेम है, B37 में भी है और B38 में भी है। ये सिंगल का एक था तो B37 हो गया, वेरिएबल का 2 था तो B37 2 हो गया। जैसे इंटीग्रल था तो उसमें इंटीग्रल का इसके एनर्जी पार्ट में एक है, देख लेते हैं, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से। ये इंटीग्रल का एनर्जी पार्ट में एक है। ये चीज़ें बनी बनी पड़ी है वो आपको यहाँ से ले अगर आ जाए तो वो ठीक उसी तरीके से जैसे राइमन थ्योरी इंटीग्रल वेरिएबल आ जाए तो उसका ये 37:1 और राइमन का नीचे पड़ा है इसको जस्ट थोड़ा सा नीचे ये 1m5 ये चीज़ें ये यहाँ पर इसे बनी हुई है। फैमिली फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, और इसी के एनर्जी पार्ट में फैमिली फंक्शन का ये 9 2 है। इस तरीके से ये छोटा सा ही है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। अगला जो 3 8 है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उसमें भी लगभग सेम टू सेम। जैसे उसमें जो सिंगल वेरिएबल के 1 था, टू वेरिएबल के लिए 2 था। बाकी ये कांच का जो कॉची का थ्योरम वगैरह वो भी B37 में भी था और इसमें भी है। ये सेम टू सेम है, मिलती जुलती, बाकी 3738 का ही है। ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और सिंगल का फिर एक लगा दिया। और एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का 38 और जो एसेंशियल सिंगुलरिटी है ये इसके एनर्जी पार्ट में ये ली गई है, ये 45 एसेंशियल सिंगुलरिटी है। और एक सवाल है, हमने लिया हाइपरबोलिक फंक्शंस। ये हाइपरबोलिक फंक्शन का सीधा यहाँ पर ये जो कालक्रम विधि से ये बना हुआ पड़ा, ये हाइपरबोलिक फंक्शन B392L। और भी ये इलिप्टिक फंक्शन, ये हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सारे यहाँ पर जो बने बने हुए पड़े हैं।
B392L। जी जी। तो हाइपरबोलिक फंक्शन का था 392L। बी 392L। फंक्शन डिनाइड बाय कंटूर इंटीग्रल। ये इसमें इससे जस्ट थोड़ा नीचे दिया हुआ है B393। यानी कि मेरे जो पढ़ाए हुए को भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगभग सवाल यही है, बाकी सभी यूनिवर्सिटी से मैंने इधर उधर देखा है, लगभग सवाल यही है। एक है मेरोमोर्फिक फंक्शन। ये इधर ही किधर, यहीं इसी में होगा कहीं। ये लाइन फंक्शन है, नीचे देखते हैं। ये मेरो मेरोनोमोर्फिक, नाम भी ऐसा अट पटा सा है। 399 ये हो गया। अब आगे जो ज्योमेट्रिक से संबंधित जो सवाल होते हैं, जो ज्यामिति जिसको हम कहते हैं, उससे संबंधित सवाल वो कैसे आएंगे, आते हैं इसमें, वो आप देख लेना। इसमें जैसे ये यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इसमें ये जो गहरे देख रहे हैं, जैसे एक गहरा है, दो गहरा है, ये तीन गहरा है, ये चार जो गहरे है, ये इसके डायमेंशन, जिसको क्या आयाम या उसके पासे हम कहते हैं। जैसे ये एक पासा, ये प्लेन, ये डायमेंशन, ये देखो यहाँ ये 3 डायमेंशन है, तो इसको आप 2 डायमेंशन कर देना। ये प्लेन डायमेंशन है, इसको आप 2 डायमेंशन कर देना। ये 4 डायमेंशन, ये 5 डायमेंशन, तो आप इसको अपनी बुक में 2 डायमेंशन आप इसको कर देना। बाकी 3 डायमेंशन 4 क्यूबिक है, और एनर्जी पार्ट में इसके क्या है, ये एल्जेब्रिक है, डिफरेंशियल है, इसमें आ जाएगा, ज्योमेट्रिक आ जाएगा ही। तो सवाल देख लेते हैं किस तरह के सवाल बने हुए हैं। जैसे कर्व ऑफ सेकंड डिग्री, ये B6, ये लिखा हुआ कर्व ऑफ सेकंड डिग्री, तो B622। अब इसमें थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, उसमें कर्व इसमें शामिल है। और ज्योमेट्री 5 डायमेंशन तो 6 5 मैंने बताया था। और ज्योमेट्री विथ एड ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर ये आपके एनर्जी पार्ट का है। ये 3 4 विथ एड ऑफ वेक्टर्स, ये लिखा हुआ एड ऑफ वेक्टर्स, ये 3 4 यहाँ से इसने लिया है। अगला है प्रोजेक्टिव डिफरेंशियल, प्रोजेक्ट ज्योमेट्री इंक्लूडिंग डिफरेंशियल। तो सब ज्योमेट्री का तो B6 आ जाएगा। आगे इसमें देखते हैं, प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री है ये। प्रोजेक्टिव इसमें ये पूरा लिखा हुआ पड़ा है एनर्जी पार्ट में, प्रोजेक्टिव इंक्लूडिंग डिफरेंशियल सारा आ गया इसमें प्रोजेक्टिव। तो एनर्जी पार्ट का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एलिमेंट्री का B61:1, लाइन का 1 था, और एनर्जी पार्ट में जो इल्यूमिनेटरी का 1। हाइपरबोलिक ज्योमेट्री का तो B6 हो जाएगा, और हाइपरबोलिक का हम देखते हैं।
ये हाइपरबोलिक का ये सीधा बना हुआ पड़ा B6M5, तो इसमें M5 जोड़ देंगे। तो ज्योमेट्री के जो बेसिक सवाल हमने ये कर लिए। अब अगला है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो मतलब मशीनीकरण से आप समझ लीजिए, ये आपके फिजिक्स में भी आपको ये मैकेनिक्स मिल जाएगा। तो उसमें यांत्रिकी के दृष्टिकोण से उसमें अध्ययन होता है, और इसमें जो गणित की कैलकुलेशन से संबंधित ये अध्ययन होता है। इसमें जैसे एक सॉलिड का, ये पार्टिकल का, सिस्टम का, रिजिड बॉडी का, और लिक्विड और वेस्किसस, ये गैसेज की प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पर वो गणित के हिसाब से, जो कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर अध्ययन होता है। और फिजिक्स में आपके वो यांत्रिकी से संबंधित है। ये कुछ सवाल इसमें लिए हैं अनसोल्ड सोल्ड। ये सॉलिड मैकेनिक्स B7, सॉलिड का 1 था, ये सॉलिड का 1, B7 1। और पेंडुलम का B7196, इसमें पेंडुलम का ये दिया हुआ है, तो B7196। और पेंडुलम का आ गया है कभी ये बैलिस्टिक, जैसे एक बैलिस्टिक मिसाइल अपन पढ़ते हैं, तो बैलिस्टिक का ये 193। ये है फ्लोटिंग बॉडी, ये B7। और फ्लोटिंग का हम देखते हैं नीचे, ये फ्लोटिंग का है 291। तो ये फ्लोटिंग इसके एनर्जी पार्ट में है। तो B7:291। अगला सवाल है इनर्शिया पार्टिकल। पार्टिकल का क्या है, B711। अब इनर्शिया में इसके नीचे मिलेगा, इनर्शिया इसके एनर्जी पार्ट में ये रहा 11 है। ये कभी बार मोमेंट का भी, मोमेंट ऑफ अगर कोई लिक्विड का हो या किसी का, वो 111 है। इनर्शिया का 11, ये एनर्जी पार्ट का कोलन 11। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल का है, एनर्जी पार्ट में 1 और मैकेनिक्स का 7, तो B7:1। अगला काइनेटिक्स। काइनेटिक्स नीचे देखते हैं, ये एनर्जी पार्ट में 32, तो B7:32। एक सवाल है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। गैस का क्या है, 8 है, तो B7 8 हो जाएगा। और थ्योरी का, काइनेटिक थ्योरी का नीचे में मिलेगा एनर्जी पार्ट में इसी के, ये काइनेटिक्स का हो गया 32, वही सेम :32। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स।
ये मैकेनिक्स का B7, सॉलिड का 1 और पार्टिकल्स का 11, यानी तो 11 का मतलब सॉलिड पार्टिकल्स, तो B711 यानी B711। कंप्रेसिबल लिक्विड, लिक्विड का 5 है और कंप्रेसिबल का 55। अब ये से 5 आ गया, 51, 52, 56, इनमें 51, 52, 56, इनमें सभी में लिक्विड सब समाहित है, तो B7 और इसका हो गया 55, B755। हाइड्रोडायनेमिक्स, B7 जो हाइड्रो है वो लिक्विड से लिया गया है, तो B75, और डायनामिक्स का नीचे देखेंगे हम, ये मोशन और डायनामिक्स का 3 है, तो B753। ये आप हाइड्रोडायनेमिक्स पीछे आप देखेंगे पेज नंबर 2.125 के पीछे, उसमें भी डायरेक्ट इसका ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ये डायनेमिक्स हमने कर लिया है। अगला जो है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी जिसको हम खगोल शास्त्र कहते हैं, जिसमें सौर मंडल के सारे ग्रह उपग्रह वो सारे इसमें आ जाते हैं। बाकी इसमें एक वेव फंक्शन वगैरह ये भी है, फिजियो मैथमेटिक्स, ये डायरेक्ट इसका वर्गांक मान लो 2 नंबर का आया तो वो सीधा यहाँ पे मिल जाता है, उसको आप देख लेना। बाकी ये इसमें काफ़ी सवाल आते हैं, और ये जो एस्ट्रोनॉमी है ये चैप मतलब इसका जो मानक उपभाजन है, एस्ट्रोनॉमी अच्छा भी है और इसमें सवाल काफ़ी बनते भी है। और तो अब इसमें बेस नंबर B9, उसमें पी में ये विभिन्न प्रकार के जो ग्रह है जो सौर मंडल के या सूरज महोदय खुद भी इसमें शामिल है, अर्थ, ये मून और सन। अब सन को हम सोलर भी कहते हैं, तो आप इसको पेंसिल से सोलर कर देना, मून को आप लूनर कर देना, क्योंकि इसमें सवाल आता है सोलर इक्लिप्स कई बार आता है, या लूनर इक्लिप्स, तब आपको ये लूनर तो मिलेगा नहीं, तो अभी से आप किताब में इसको कर दें, मून को लूनर और सन को सोलर कर दें। बाकी वीनस है, जुपिटर है, और कॉमेट है, ये स्टार है, ये मल्टीपल वगैरह, ये गैलेक्सी, मिल्की वे, सारे इसमें वो जो सौर मंडल के जो हम पढ़ते हैं वो है। और ये सैटेलाइट जो उपग्रह होते हैं वो, उसमें एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मानव द्वारा निर्मित जो कृत्रिम उपग्रह वो है, और उसमें भी आगे एनर्जी पार्ट आ जाता है, जिसमें ये क्रोनोलॉजी, समय, वर्ष है, महीना वगैरह सारी इसमें आ जाती है। ठीक है, इसके हम कुछ सवाल देखते हैं। एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के सौर मंडल के सारे जो सूर्य, तारे, ग्रह, उनका आदि उल्लेख है, और एनर्जी पार्ट में इसकी गणना, मानक समय वगैरह, स्थिति, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहणों की सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पृथ्वी के 1 है और सन का 3 है, तो B93 हो गया। जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स सवाल आता है, तो सबसे पहले B9 और आर्टिफिशियल का जो वर्गांक है वो हम देख लेंगे। आर्टिफिशियल का 7894, तो आप इसमें आगे जोड़ देना 7894। इसमें लिया हुआ है ईयर एज ए यूनिट ऑफ टाइम, तो ये सबसे इसका बेस्ट नंबर जो जिस वर्गांक का है, यानी B9 का है, एस्ट्रोनॉमी का है, तो ये लिख देंगे, और उसके बाद ईयर के वर्गांक है वो उसमें लाएंगे, एनर्जी पार्ट में मिल जाएगा। ईयर का है 11 कोलन 11। अगला है सोलर मंथ, सोलर का मंथ सूर्य का क्या है, B93 है, जो 3 नंबर पे दिया हुआ है। ये सन को आप सोलर कर देना, सवाल भी आ गया है। और मंथ का क्या है,
मंथ का है ये, आप देखेंगे 1 2 मंथ का है, उसमें लूनर मंथ, सोलर मंथ, यहाँ से 1 2 3 ये है, तो 1 2 3 हो जाएगा। एक ये है राइट एसेंशन। अब ये क्या है, इसमें देख लेते हैं, कहीं ये सवाल कहीं से लिया है, पहली बार आया है। अब इसमें भी जैसे ये कैलेंडर का कभी आ जाता है, कभी स्टैंडर्ड टाइम का आ जाता है यहाँ से। अब ये राइट, ये एसेंशन है, ये 513 है। ये इसको स्फेरिकल जो एस्ट्रोनॉमी उसके अंदर डाला है इसमें, तो ये हम ले लेते हैं। मान लो कई बार नहीं मिलता, दिया मैं वो पीछे डिक्शनरी उसमें भी मिल जाएगा। कई बार ऐसे सवाल होते हैं तो उसका पता नहीं चलता, जैसे ये नया सवाल है, इसको किसी को भी पता नहीं है, तो ये आप पीछे जो डिक्शनरी है ना उसमें भी देख सकते हो, वो मिल जाता है। तो ये B9 एनर्जी 513। अब ये अच्छा सवाल है, रिडक्शन ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ। तो पहले तो अर्थ का ले लेंगे, अर्थ का 1 है, देख लेते हैं दोबारा कंफर्म। ठीक है, अर्थ 1 है। अब रिडक्शन का हम देखेंगे, इसकी एनर्जी पार्ट में ही होगा। अब ये सीधा इसमें ये दिया हुआ था अभी, ये बड़ा रिडक्शन ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ 52, एनर्जी पार्ट कोलन 52। एक है डिप ऑफ होरिजिन। होरिजिन में जो ये अपना क्षितिज बोलते हैं, जहाँ पर जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई दे, उसको क्षितिज कहते हैं। अब वो इसमें भी जस्ट नीचे ये दिया हुआ 52 12, B9। इसमें एनर्जी पार्ट में ये, इसमें चांद तारे वगैरह उनकी स्थिति, तापमान वगैरह ये सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे उसकी सोलर इक्लिप्स है या सूरज, और भी सवाल देख लेते हैं, पता चलेगा अपने को। ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स, ब्राइटनेस का मतलब उनकी तारों का चमकना, B9। और स्टार्स का कोड हम लेके आते हैं, ये स्टार्स का 6 है तो B9 6 हो जाएगा। अब ब्राइटनेस का हम वर्गांक ढूंढेंगे, ये इसी के एनर्जी पार्ट में होगा पीछे। ये फिजिकल एस्ट्रोनॉमी इसमें लगभग होना चाहिए। ये ब्राइटनेस 652। कई बार एज का भी पूछा, जैसे एज ऑफ अर्थ, तो ये 67, ये भी सवाल कई बार आया है मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और रोटेशन ऑफ अर्थ, ये अपनी सरफेस पे घूमती है तो 631 है, और रोटेशन जो घूर्णन गति है 631 है। तो हमें चाहिए था ब्राइटनेस 652। अगला है एज ऑफ अर्थ B91। ये अर्थ का एज हम देखेंगे, एज अभी यहाँ था। मूवमेंट ऑफ स्टार्स, स्टार का हमने अभी लिया था B96 है। और मूवमेंट का हम देखते हैं, ये रोटेशन, ये मूवमेंट 611 कोलन 611, ये एनर्जी पार्ट की है। ये ऑर्बिट ऑफ वेनिस। ऑर्बिट वाला सवाल कई बार पूछा गया है, ऑर्बिट ऑफ, ये किसी ग्रह का नाम भी पूछ लेंगे और फिर आपको ऑर्बिट के वर्गांक लाने हैं। तो B9 और वेनस के कोड लाते हैं हम, वेनस के 42 है, बाकी मार्स जुपिटर वगैरह किसी का भी पूछ सकता है 42। अब ऑर्बिट का इसके एनर्जी पार्ट में मिलेगा,
ये ऑर्बिट का 72 है। रेडिएशन ऑफ सन B9, एक पृथ्वी का, दो चंद्रमा का और 3 सूर्य का। ये वर्गांक है, लगभग आपको याद हो जाएंगे। एक पृथ्वी का, दो चंद्रमा का, 3 सूर्य का। और हमें चाहिए रेडिएशन, जो विकिरण कहते हैं। ये ब्राइटनेस हमने देखा था, उससे पास में ही पड़ा है, जस्ट ऊपर 643। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिल्की वे, जो आकाश गंगाएं होती है, मिल्की वे का है B9 और 641। ये तो हो गया मिल्की वन, मिल्की वे। और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का ये हो गया 68:68। तो इसके जो आज गणित का जो चैप्टर होता है कॉलन क्लासिफिकेशन, उसके लगभग सारे जो इसके कैनोनिकल्स, प्रमाणिक जो भाग है, वो हमने हल कर दिए हैं। और बेसिक चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी है। यदि कोई ऐसा कन्फ्यूजन का, वो आप मुझे निसंकोच कमेंट करके या पूछ सकते हो।